साउथ कोरिया की तरफ से भारत को भी अपनी K-30 व्यूह सिस्टम को सप्लाई करने के लिए ऑफर दिया गया है। लद्दाख के ऊपर इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 एयरक्राफ्ट्स की नाइट पेट्रोल क्यों एक गेम चेंजिंग मूव होने वाला ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। मिसाइल के सेगमेंट में आने वाले 4 सालों के अंदर भारत आत्मनिर्भर होने वाला है, यानी कि 4 साल के बाद हमें किसी फॉरेन कंट्री से कोई भी मिसाइल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टर्की और रशिया की तरफ से अभी S-400 सिस्टम को F-16 के खिलाफ टेस्ट किया गया है और इसका जो रिजल्ट सामने आया ये भारत के लिए जितनी अच्छी खबर है उतनी चिंता करने वाली बात है। और पाकिस्तान की फेवरेट BBC के मुताबिक कुलभूषण जाधव को भी पाकिस्तान भारत को लौटाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और साउथ कोरिया की तरफ से है। अगर आप ट्विटर में मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो कल रात को मैंने एक ट्वीट किया था कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और साउथ कोरिया के मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस जियोंग क्योंग दे के बीच फोन के माध्यम से बातचीत हुआ था, लेकिन उस दौरान क्या बातचीत हुई थी उसके बारे में कोई भी डाटा नहीं पता था। आज इसको लेके कुछ अपडेट सामने आई है कि साउथ कोरिया की तरफ से अभी इस बातचीत के दौरान अपनी K-30 हाइब्रिड व्यूह सिस्टम के डील को आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ बातचीत किया गया है। अगर आपको याद होगा तो 2018 में इंडियन आर्मी की तरफ से फ्लोट किए गए सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन और मिसाइल सिस्टम की डील में K-30 हाइब्रिड व्यूह सिस्टम को सिलेक्ट किया गया था। इस डील के अंदर 104 व्यूह सिस्टम, 97 एमुनिशन कैरियर, 39 कमांड व्हीकल, 4,928 मिसाइल और 1,72,260 राउंड की एमुनिशन को खरीदने का फैसला किया गया था। अब इस डील में जब व्यूह सिस्टम को सिलेक्ट किया गया तो इसमें गड़बड़ यह था कि रशिया की तरफ से भारत को दोबारा से उनकी सिस्टम को इवैल्यूएट करने के लिए कहा जा रहा था, जो कि इनिशियल टेस्ट में फेल हो गए थे। इसमें रशिया की तरफ से अपनी पेंसिर सिस्टम और टंगुस्टा M1 सिस्टम को ऑफर किया गया था। अभी इस बात को लेकर कमेटी छानबीन कर रही थी। कुछ ही दिन पहले ही रशिया की तरफ से दोबारा अपनी पेंसिर सिस्टम को भारत को ऑफर किया गया था। तो अभी इसी वजह से साउथ कोरिया की तरफ से अपनी व्यूह सिस्टम को लेकर भारत के साथ बातचीत किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक स्क्रीनशॉट देख लीजिए। आपको पता होगा कि हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में एक 750 मेगावाट की सोलर पावर प्लांट को इनॉग्रेट किया था। हालांकि इसे अभी एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बताया जा रहा है, लेकिन इसको लेके थोड़े कंट्रोवर्सी भी चल रहा है। लेकिन वो सभी के सभी कंट्रोवर्सी फैक्ट के ऊपर आधारित है। लेकिन ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं ये एकदम अलग ही लेवल का है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि भारत की सोलर प्लांट बनाने की वजह से भारत पाकिस्तान की शेर की सनलाइट को भी अपने तरफ खींचने वाला है। और इससे होगा क्या कि पाकिस्तान की पेड़ पौधों को फोटोसिंथेसिस करने के लिए सफिशिएंट मात्रा में सनलाइट नहीं मिलने वाली है और धीरे धीरे उनकी वहां की ऑक्सीजन लेवल कम होने वाली है। तो ऐसा करके भारत इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ रहा है। अब ये ट्वीट एक मजाक था या सीरियस था ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी था कमाल का था। मतलब मेरा तो दिन बन गया, आपका मुझे नहीं पता है। और इसी के साथ वीडियो को लाइक और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हमारे फॉरवर्ड एयरवेज में मौजूद MiG-29 एयरक्राफ्ट को रात में भी ऑपरेट करना शुरू कर दिया गया है। द प्रिंट में इसको लेके एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि ये इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजिंग मूव होने वाली है, क्योंकि लेह में जहां पर MiG-29 को अभी नाइट में ऑपरेट करना शुरू किया गया है, इससे अपग्रेडेड MiG-29 की फुल पोटेंशियल का पता लगने वाला है। साथ ही में क्या खामियां हैं और किन किन चीजों को अभी फर्दर अपग्रेड करने की जरूरत है उसका भी पता लगने वाला है। लेह एयरवेज की बात करें तो ये एक परमानेंट एयरवेज नहीं है, लेकिन लगातार यहाँ पर हमारे फाइटर जेट आते रहते हैं। Su-30 MKI भी लगातार लद्दाख में पेट्रोल करते हैं, लेकिन वो यहाँ से मतलब लेह से उड़ान नहीं भरते हैं। लेह में अभी सिर्फ MiG-29 को ही डिप्लॉय किया गया है। और अभी जिस तरीके से शॉर्टेज किए जा रहे हैं इससे हमारे पायलट्स की स्किल और फाइटिंग कैपेबिलिटी काफी हद तक बेहतर होने वाली है, क्योंकि उनको उस रीजन के बारे में काफी डिटेल में पता चलने वाला है और किसी भी जरूरी सिचुएशन में उनको कब क्या स्टेप लेना होगा इसके लिए वो पहले से ही तैयार होंगे। अब इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स का कहना है कि मॉडर्न वॉरफेयर में रात में उड़ान भरना काफी मायने रखता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट को 2 तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है। पहला तो रडार के जरिए डिटेक्ट किया जा सकता है या फिर विजुअली डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन रात में दूसरा ऑप्शन ना के बराबर हो जाता है और इसीलिए मॉडर्न वॉरफेयर में नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी काफी मायने रखता है। साथ ही लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर नाइट फाइटिंग काफी मुश्किल होती है, क्योंकि एक तो पहाड़ की वजह से जमीन से टकराने का खतरा हमेशा बना रहता है और ऊपर से यहाँ पर वेदर मिनटों में बदल जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर ऑपरेट करने वाले हर एक पायलट को इन जगहों की पहचान होना काफी जरूरी है। अगला अपडेट भारत की डिफेंस प्रोडक्शन को लेके है। टाइम्स नाउ में एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज रायते की वजह से
रायते की तरह फैला हुआ हमारी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 20 लाख करोड़ के पैकेज को इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके साथ एक टर्म को ऐड किया गया था जिसका नाम आत्मनिर्भर भारत है। अब इसी बात को लेके भारत डायनामिक की तरफ से बताया जा रहा है कि वो भारत को डिफेंस प्रोडक्शन की सेगमेंट में आत्मनिर्भर करने में भरपूर मदद करने वाले हैं। अब भारत डायनामिक की बात करें तो ये भारत का इकलौता मेजर कंपनी है जो कि अलग अलग तरह की मिसाइल को, टॉर्पीडो को या फिर अंडर वाटर वेपन सिस्टम को मैन्युफैक्चर करती है। भारत डायनामिक के चीफ का कहना है गवर्नमेंट की तरफ से लाए गए नए रिफॉर्म के बाद भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से भी अपने पॉलिसी में कुछ बदलाव किए गए हैं और मिसाइल की सेगमेंट में आने वाले 4 सालों के अंदर वो भारत को आत्मनिर्भर कर सकते हैं। अब अस्त्र मिसाइल की मास प्रोडक्शन के लिए भी 2020 के एंड तक उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाली है जिसको हाल ही में ही क्लियर किया गया है। वहीं पर आकाश मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी अभी पूरी तरीके से DRDO की तरफ से BDL को दे दिया गया है और इसकी मास प्रोडक्शन के साथ साथ अभी इसको एक्सपोर्ट करने पर भी जोर दिया जा रहा है और इस बार BDL की तरफ से यूरोपियन मार्केट में अपना पैर जमाने की कोशिश की जा रही है। अगला अपडेट कुलभूषण जाधव को लेके है। पिछले कुछ दिनों में कुलभूषण जाधव की केस में काफी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। कुछ ही दिन पहले ये खबर सुनने को मिला था कि कुलभूषण जाधव की तबीयत ठीक नहीं है और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि वो रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए राजी नहीं है। लेकिन अभी कुछ ऐसी खबरें BBC में आई है जो कि इस केस को लेके एक नया मोड़ दे सकता है। अभी तक अगर आपको नहीं पता है तो पाकिस्तान का कहना है कि कुलभूषण जाधव एक इंडियन स्पाई है, जबकि भारत का कहना है कि कुलभूषण जाधव एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर है जिनको पाकिस्तान की तरफ से ईरान बॉर्डर से किडनैप कर लिया गया था। अब उसके बाद पाकिस्तान में उनको मौत की सजा दे दी गई थी जिसको लेके भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच केस चल रहा था। लेकिन अभी BBC के मुताबिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान भारत को देने वाला है क्योंकि भारत के पास भी अभी पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ा एजेंट मौजूद है। उसका नाम कर्नल जाहिर हबीब है और ये ISI का एजेंट है। पाकिस्तान का क्लेम है कि कर्नल हबीब नेपाल से अचानक गायब हो गया था और उसके बाद सारा इल्जाम भारत के रॉ के ऊपर दे दिया गया था कि रॉ ने उनको नेपाल से किडनैप कर लिया है और ये मामला अप्रैल 2017 का है। पर अभी तक भारत की तरफ से इस बारे में कोई भी डाटा नहीं दिया गया है और BBC को ये बातें पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से पता चला है कि कुलभूषण जाधव को अभी पाकिस्तान की किसी ऑफिसर के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है और अगर ये बात सच है तो कुलभूषण जाधव वापस भारत आने वाले हैं। अगला अपडेट S-400 सिस्टम को लेके है। रिसेंटली चाइना की S-400 सिस्टम को लेके काफी चर्चा किया जा रहा था, लेकिन अभी कुछ ऐसे रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक टर्की की तरफ से अभी अपनी S-400 सिस्टम का लाइव टेस्टिंग किया गया था जिसमें S-400 सिस्टम के खिलाफ F-16 और F-4 फैंटम जैसे फाइटर को पिट किया गया था। इस एक्सरसाइज में ये देखने की कोशिश किया जा रहा था कि क्या S-400 सिस्टम सही तरीके से इनकमिंग एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है और उनके साथ एंगेज हो सकता है। इसके लिए अलग अलग अल्टीट्यूड में जैसे कि लो लेवल में और हाई लेवल में F-16 और F-4 फैंटम एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करके S-400 सिस्टम की इफेक्टिवनेस को टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट के दौरान टर्की के क्रू मेंबर्स के साथ साथ रशियन क्रू मेंबर भी शामिल थे और टेस्ट के दौरान S-400 सिस्टम के दोनों रडार जो कि लॉन्ग रेंज में और शॉर्ट रेंज में इफेक्टिवली F-16 को डिटेक्ट करने के साथ साथ फायरिंग क्लियरेंस भी दे रहे थे। इसी दौरान F-16 के साथ F-4 फैंटम को भी डिप्लॉय करने का एक मकसद ये था कि अगर एक ही जगह में दोस्त और दुश्मन दोनों मौजूद हो तो S-400 सिस्टम का फ्रेंड एंड फॉय सिस्टम कितना इफेक्टिव है उसको चेक करना था और रिजल्ट के मुताबिक ये लगभग 400 किलोमीटर की दूरी से फाइटर साइज एयरक्राफ्ट को और 600 किलोमीटर की दूरी से बॉम्बर या फिर एवेक्स को डिटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ये भारत के लिए अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों है, क्योंकि भारत को ये सिस्टम मिलने के बाद पाकिस्तान की F-16 या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट अपने बेस से उड़ान भरते ही S-400 सिस्टम की रेंज में आ जाएंगे, क्योंकि गुजरात से लेके जम्मू तक प्लेन इलाका है। तो यहाँ पर अगर S-400 सिस्टम को डिप्लॉय किया जाता है तो वो अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन कश्मीर और लद्दाख में अगर इनको डिप्लॉय किया जाता है तो इनकी इफेक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाएगी। वहीं पर चाइना के पास भी अभी S-400 सिस्टम मौजूद है, तो ये इंडियन एयरफोर्स के जेट्स के लिए भी उतने ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।